आप सभी का इस अगले लेक्चर में स्वागत है। पिछले लेक्चर तक जो हमने देखा था वो क्या देखा था, कुछ सेट की डेफिनेशन, सब सेट क्या हुई, यूनियन क्या हुआ, इंटरसेक्शन क्या हुआ, कुछ बेसिक चीज़ें जो शायद मैक्सिमम आपको पता भी रही होंगी। तो अभी हम जब इनफाइनाइट सेट देखेंगे तो एक प्रकार से एनालिसिस थोड़ा थोड़ा स्टार्ट वहीं से होगा, क्योंकि इनफाइनाइट सेट आपने पढ़े नहीं होंगे। उन्हें हम कैसे डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में, एक पार्ट काउंटेबल हो जाएगा, एक अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो कुछ सेट्स जो हमने पहले से ही पढ़े हैं तो कैटेगरी बन जाएगी उनकी, वो काउंटेबल हो जाएंगे, बाकी अनकाउंटेबल हो जाएंगे। तो देखेंगे हम कैसे होता है। अभी भी हमें कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे हम, लेकिन वो प्रूफ करना बहुत आसान है, इसलिए हम प्रूफ पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, लेकिन जानना भी ज़रूरी है। उन्हें जाने बिना काम होता नहीं है। तो इसलिए मैं एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, टर्मिनोलॉजी। फॉर एग्जांपल, फंक्शन तो आपने पढ़ा है। एक होता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शंस या ऑफ ए फंक्शन। रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, जैसे कि हम डिफाइन कर रहे हैं एफ कोई फंक्शन है ए से बी में। तो इसका मतलब क्या, फंक्शन का मतलब क्या है, ए के हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक एलिमेंट बी में हमारे पास है। एफ कोई रूल है या एफ कोई मशीन है जो इनपुट ए से लेकर के हमें आउटपुट दे रहा है बी के एलिमेंट। जरूर नहीं सारे बी के एलिमेंट मिल जाए, लेकिन जो भी मिलेगा बी के अंदर ही मिलेगा। अब मान के चलिए, केवल अज्यूम करके चलिए, या इफ़ सी कोई सबसेट है ए के अंदर, जरूर नहीं है सी ए के इक्वल हो, सबसेट स्ट्रिक्टली सबसेट बनाया हुआ है, जहाँ पे भी मैं ये सिंबल यूज करूँगा वो सबसेट इक्वल टू है, वहाँ पे इक्वलिटी होल्ड हो सकती है। यहाँ अगर मैंने ये बनाया तो इसका मतलब वो प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट मतलब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा कैपिटल ए में जो सी में नहीं है। तो अब एक नया फंक्शन देखिए आप। नया फंक्शन क्या है, अभी थोड़ी देर के लिए मैं उसे f1 बोल रहा हूँ, f1x डिफाइंड एज fx फॉर ऑल x इन c। मतलब मैंने क्या कर दिया, एक नया फंक्शन डिफाइन भी किया, नहीं भी किया हुआ है। नहीं इसलिए नहीं किया हुआ है क्योंकि वही तो फंक्शन यूज कर रहा हूँ मैं, और किया इसलिए है क्योंकि अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ पूरे डोमेन कैपिटल ए में। अब मैं डोमेन ए के एक छोटे से पार्ट में इंटरेस्टेड हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरा फंक्शन ए से बी में था और ये इसका एक छोटा सा पार्ट है। तो अब मैं केवल फंक्शन को यहाँ से यहाँ देख रहा हूँ, जिसकी भी जो भी इमेज आए, मान के चलो इसकी ये इमेज आ रही है। तो यूजुअली यहाँ पे मैंने f1 का है, लेकिन स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, इसको क्या कहते हैं, f1 को ही हम क्या बोल सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑफ f2 c। f1 को हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑफ f2 c। लेकिन कई क्वेश्चन आते हैं कि जब हमारे पास पहले से ही ए से फंक्शन डिफाइंड है बी में, तो क्यों करें हम रिस्ट्रिक्शन। और एक और नोटेशन जो स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसी को हम जो नोटेशन यूजुअली डिनोट करते हैं, आगे आप पढ़ेंगे। अभी हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, फिर कभी टोपोलॉजी पढ़ेंगे, फिर आगे मिला करके उससे फंक्शनल एनालिसिस बना लेंगे। तो वहाँ बार बार रिस्ट्रिक्शन हम करते रहते हैं फंक्शन का। इसी को लिख सकते हैं हम f, उसके आगे लगा दो ये लाइन, रिस्ट्रिक्टेड टू, जैसे यहाँ पे किस पे कर रहे हैं रिस्ट्रिक्ट, हम सी पर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। मैं थोड़ा क्लियर लिख लेता हूँ, f रिस्ट्रिक्टेड टू c। इसका मतलब क्या है, आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, मैं फिर से मिटा रहा हूँ इसे, जिससे दिखे ये सीधी लाइन होती है, और रिस्ट्रिक्टेड टू c। तो f रिस्ट्रिक्टेड टू c का मतलब क्या हो गया, फंक्शन वही है लेकिन अब आप उसे केवल c में ही देख रहे हैं। तो पहले क्या कुछ फ़ायदा होता भी होगा ये करके, एक क्वेश्चन तो आता है ना, और क्या कुछ नई चीज़ मिलती भी होगी। तो आंसर है मिलता तो है, काफ़ी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल देख लीजिए आप, मान के चलिए रियल नंबर से, रियल नंबर में एक फंक्शन है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा रेंज या कोडोमेन जो भी बोले हम, रियल नंबर ही रहेगा, और डोमेन कोई सबसेट ही रहेगा रियल नंबर का। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम 0 1 लेते हैं वैसे, पर कुछ भी हो सकता है। फंक्शन कैसे डिफाइंड है, फेमस फंक्शन है हमारा x²,
मतलब हर चीज़ का वो स्क्वायर दे रहा है, हर चीज़ का स्क्वायर कर रहा है। 1 को आप 1 पे भेजेगा, 2 को 4 पे भेजेगा, 9 को 81 पे भेज देगा। ऐसे ही 1.01 है, उसको भी ऐसे किसी न किसी पे भेजेगा। तो डिफाइंड है फंक्शन की डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें अभी, लेकिन हमें ये कुछ और चेक करना है अभी हमें कुछ और चेक करना है। हमारा पर्पज़ वो कुछ और चेक करना है, ये चेक करना नहीं है कि ये किसको कहाँ पे भेज रहा है। ये देखिए, मेरा पहला जो पहला लॉजिक जो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ वो ये है, आपको प्रूफ करना है एफ इज़ नॉट इंजेक्टिव, और देख के ही प्रूफ करना है ये। अगर कर दिया है आपने देखते ही तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं बता देता हूँ, -1 की इमेज और +1 की इमेज, दोनों की इमेज एक ही है। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, अगर दो अलग अलग एलिमेंट ले लिए हैं तो इमेज भी अलग अलग आनी ही चाहिए, पर यहाँ पे नहीं आ रहा है। -1 की भी सेम इमेज, +1 की, ऐसे -2 की भी सेम इमेज +2 की, इसका मतलब ये इंजेक्टिव नहीं होगा। और जब कोई इंजेक्टिव नहीं होता तो उसका इन्वर्स भी नहीं होता है, क्योंकि इन्वर्स होगा कैसे, 1 की इमेज क्या होगी। अगर आपने इन्वर्स, ये मेरा पहला सेट है, ये दूसरा सेट है, यहाँ से तो यहाँ चले गए हम, इन्वर्स कैसे आएंगे, इस 1 की इमेज क्या होगी, इस 1 की तो 2 इमेज हो जाएंगी, और ऐसा अलाउड नहीं होता है। डोमेन के एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो सकती है। हाँ, डोमेन के 2 एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, जैसे यहाँ पे हो रही है, इसकी भी ये, इसकी भी ये, पर एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती है, ये रूल है। इसलिए इसका इन्वर्स, यहाँ से तो हम यहाँ जा सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं, क्योंकि 1 की इमेज क्या होगी, 2 इमेज हो जाएंगी उसकी। या 4 की इमेज क्या होगी, -2 + 2। तो इसलिए इसका इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता है। अब एक काम करते हैं, इस फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। रियल से रियल में है, लेकिन मैंने रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। r+ मान के चलिए, मेरे पास क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, या ऐसे लिख लेता हूँ मैं, सेट थ्योरी की इन लैंग्वेज में लिख लेता हूँ मैं, x > 0 सच दैट x इज ए रियल नंबर। इसको मैंने क्या बोल दिया, r+। अब जो हमारा नया फंक्शन है f रिस्ट्रिक्टेड टू r+, वो क्या है, थोड़ा सोचिए इस पे। ये 1 क्या है, ये फंक्शन जो होगा r+ से रियल नंबर में है, पर अगर मैं r+ से r+ में लूँ, मतलब इसका डोमेन क्या ले रहा हूँ मैं, इस रिस्ट्रिक्शन का r+ ले रहा हूँ। रेंज आप r+, जो पिछले कैपिटल R है, मतलब रियल नंबर है, वो भी ले सकते हैं, बट आपको पता है कि रेंज बदलती रहती है ना फंक्शन के हिसाब से। जब आपने डोमेन ही रिस्ट्रिक्ट कर लिया, अगर मैं राइट साइड में r+ ले लूँ, जहाँ तक ये डिफाइंड है, क्योंकि r+ से बाहर ही कभी जाएगा नहीं, नेगेटिव नंबर कभी इमेज होगा ही नहीं, तो जिसने इमेज होना ही नहीं उसको हमने छोड़ दिया। तो लकीली ये क्या है, बाइजेक्टिव मैप है। आप चेक करके देख सकते हैं, ये 1 भी है। अब अभी तक नहीं थी, थोड़ी देर पहले नहीं थी, अब ये 1 भी है। अब ये ऑन टू भी है, पिछली बार आप ऑन टू बना के दिखा लीजिए। fx = x² है, ये कभी ऑन टू बन ही नहीं सकती है। क्यों नहीं ऑन टू बन सकती है, क्योंकि नेगेटिव नंबर किसका स्क्वायर होगा, किसी का भी नहीं होगा। और ऐसे ही आपने कई फंक्शन, जैसे साइन फंक्शन पढ़ा है, कोसाइन फंक्शन पढ़ा है, साइन x मान लीजिए या cos x मान लीजिए, ये इंजेक्टिव नहीं होते हैं। 2 एलिमेंट की सेम इमेज आ सकती है, मतलब साइन 0 भी 0 होता है, और आपको पता है साइन की 2π की वैल्यू फिर से 0 होती है, मतलब ये इंजेक्शन तो नहीं है। ऐसे ही सरजेक्शन तो है भी नहीं। इसका मतलब साइन का इन्वर्स कभी नहीं आता है, साइन का आप कभी भी इन्वर्स नहीं ले सकते हैं। पर आपने तो पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, नहीं साइन इन्वर्स तो होता है, कॉस इन्वर्स होता है, पर वास्तव में वो साइन नहीं होता, वो रिस्ट्रिक्शन होता है उसका। मतलब आप सूटेबल, अगर रिस्ट्रिक्शन, मैं यहाँ पे सूटेबल रिस्ट्रिक्शन बोल रहा हूँ, वो आपको पता है क्या होते हैं। सूटेबल अगर आपके पास रिस्ट्रिक्शन है तो साइन का भी इन्वर्स ले सकते हैं हम, कॉस का भी हम इन्वर्स ले सकते हैं। ऐसे ही आप सेट थ्योरी में बाकी की चीज़ें पढ़ लीजिए। मैंने खुद ही रिकमेंड जो किया, बुक की है, वो है बार्टल और शिरबर्ट की, अच्छी बुक है। उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं सेट थ्योरी पे भी, आप कर सकते हैं। नहीं तो कोई भी अलजेब्रा की बुक में सेट थ्योरी इस टाइप की
पढ़ लीजिए जिसमें काफ़ी क्वेश्चन हो। पर इसको अगर आप पढ़ोगे जो मैं बोल रहा हूँ ये ज़्यादा हेल्प करेगी। और इसका सिंपल सा रीजन है, अलजेब्रा की पढ़ोगे तो वो यूजुअली आपको सेट वगैरह सबसेट पे बहुत अच्छा नॉलेज दे देगी, पर एनालिसिस की पढ़ोगी वो फंक्शन का भी नॉलेज देगी साथ साथ में। सेट इस हिसाब से होंगे जो फंक्शन को पढ़ने में हेल्पफुल होंगे आपके। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट है, वो है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी इसको बोलते हैं। है तो बड़ा सिंपल, बहुत आसान है ये, और यूज करना भी बहुत आसान है, लेकिन ये उन रिजल्ट को भी प्रूव कर लेता है जो बहुत चैलेंजिंग होता है। मतलब मैं आपको कोई रिजल्ट दूं और आप हो सकता है उसको प्रूफ भी कर लें, पर हो सकता है आपको लग जाए प्रूफ करते करते कि बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन उसे तुरंत कर लेता है। मैथमेटिकल इंडक्शन बड़े से बड़े रिजल्ट को, उस चैलेंजिंग रिजल्ट को भी इतना आसानी से कर लेता है, और सब जगह यूज होता है ये। ऐसा नहीं कि एनालिसिस में ही हम यूज करेंगे, हम एनालिसिस को छोड़ के अलजेब्रा में भी इसे यूज करेंगे और सब जगह यूज करेंगे। सबसे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन जानने से पहले आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 और जाते रहते हैं हमेशा। वैसे कहाँ तक जाते होंगे ये भी एक थ्योरम है, आएंगे थोड़ी देर में, उस पर भी आएंगे। एक होती है वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टीज़ की, वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी किसकी? नेचुरल नंबर की। क्या है वो प्रॉपर्टी? बस केवल जान लीजिए, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ कैपिटल एन, ये नेचुरल नंबर का एन है। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन हैज ए लीस्ट एलिमेंट। इसके प्रूफ में जाने की ज़रूरी नहीं है, और ज़रूरत भी नहीं है, और हमें अभी ज़रूरी भी नहीं है, पर इसका प्रूफ किया जा सकता है। और कई चीज़ों का प्रूफ होता भी नहीं है, उनके प्रूफ वो खुद होते हैं। इन्हें एक्सियम्स कहते हैं। आगे मैं एक्सियम पे भी बात करूँगा जब हम अगले चैप्टर पर जाएंगे। अभी आप ये मान के चलिए बस ये होता है, ये एक्सियम है, उसको भी एक किनारे रख लो, इसका प्रूफ है उसको भी एक किनारे रख लो। आप ये जान लो कि नेचुरल नंबर का कोई भी सबसेट ले लो, उसमें एक लीस्ट एलिमेंट होगा, और ये हमें पता चल गया, हम आगे बढ़ सकते हैं। और आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो रूल क्या है? रूल ये है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, मान के चलो आपको टेस्ट करना है कि कोई स्टेटमेंट पी एन हमेशा ट्रू है कि नहीं है। एम क्या है? रूल से पहले मैं एम बता लेता हूँ। कोई स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, ये पी एन, इसमें एन वेरी कर रहा है। जो ये एन यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे P1 ट्रू है, P2 ट्रू है, P3 P4 P5 सारे ट्रू हैं। Pn, इसमें n क्या है? सर दैट n इज नेचुरल नंबर, स्टेटमेंट Pn इज ट्रू। मुझे ये चेक करना है। तो रूल क्या होता है? सबसे पहले आप ये देख लीजिए, उसे 1 पे टेस्ट करके देख लीजिए। 1 चेक क्या करना है? पहला स्टेप, P1 इज ट्रू, नेचुरल नंबर वाला 1, P1 इज ट्रू। आगे आप कई तरह के 1 पढ़ेंगे, कम से कम अलजेब्रा में और एनालिसिस में भी। 1 के लिए वो ट्रू है। दूसरा रूल क्या है? आप ये चेक कीजिए कि जब भी ये, व्हेन एवर ये ट्रू के लिए, इफ पी के इज ट्रू, फॉर के बिलोंगिंग टू एन, आपने कोई भी नेचुरल नंबर उठा लिया तो फॉर एनी के बिलोंगिंग्स टू एन भी लिख सकते हैं, देन पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो इसका मतलब होता है, रूल ये है, इसका मतलब होता है देन पी एन इज ट्रू।
तो वन मैंने लिखा हुआ है, जब भी आप कोई चीज़ मैथमेटिकल इंडक्शन से करें तो ज़रूर नहीं सीधे भी, कुछ तो आसान है, कुछ थोड़ा उतने आसान नहीं होते हैं। तो विजुअलाइजेशन के लिए आप 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए चेक करके देख लीजिए, और उसके बाद के लिए चेक करना थोड़ा आसान हो सकता है। तो करना क्या है, 1 के लिए देखना है सच है कि नहीं है, या 2 के लिए देख लीजिए, 3 के लिए देख लीजिए, वो आप अपने लिए देख रहे हैं। रूल के हिसाब से केवल 1 के लिए ट्रू है, और जब भी के लिए ट्रू है तो k+1 के लिए ट्रू है। तो इसका सीधा सा मतलब है 1 के लिए ट्रू है तो 2 के लिए भी ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है तो फिर 3 के लिए भी ट्रू है, 3 के लिए तो फिर 4 के लिए भी ट्रू है। तो ऐसे ऐसे चलता ही रहेगा वो। तो ट्रू फॉर एनी के बिलोंगिंग टू एन लिख लीजिए आप, कोई भी के उठा लीजिए आप, जब भी उसके लिए ट्रू है तो उसके बाद के लिए भी ट्रू है, तो वो स्टेटमेंट सबके लिए ट्रू होता है। अगर आपने ये पढ़ा है तो अच्छा है। मैं एक ही एग्जांपल दूंगा और ज़्यादा टाइम हम इस पे देंगे नहीं फिर। और एक चीज़ और, एक और स्टेटमेंट यहाँ पे मैं देना चाहूँगा आप लोगों को। एक स्टेटमेंट ये है कि इसी का जो रीस्टेटमेंट कर रहा हूँ मैं, आप 1 से स्टार्ट नहीं भी कर सकते हैं, आप किसी भी नंबर से स्टार्ट कर लीजिए। आप 10 से स्टार्ट कीजिए, आप 12 से स्टार्ट कीजिए, आप 20 से स्टार्ट कर लीजिए। तो मान के चलिए P20 ट्रू है, और जब भी पी के इज़ ट्रू है फॉर एनी के ग्रेटर देन 20, तो pk+1 भी ट्रू है। बस हो गया सबके लिए। तो वो भी एक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये प्रूफ करना है, फॉर एवरी कोई भी नेचुरल नंबर आप मुझे दे दो जो 1 + 2 + 3 प्लस करते रहिए आप, पहले n नंबर का सम है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, nn+1/2। ये मुझे प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के कई तरीके हैं और कर सकते हैं। हो सकता है आपको भी कई तरीके पता हों जो अलग हैं, या हो सकता है आपके पास कोई नया तरीका हो, वो भी इसको प्रूफ कर लेगा। पर जानने के लिए फिर इंडक्शन कैसे काम करता है, तो इसका सॉल्यूशन आप आसान है, बड़ा आसान। देखिए सबसे पहले 1 के लिए देखिए, पहले फर्स्ट नंबर का सम कितना है, लेफ्ट हैंड साइड से तो 1 है, क्योंकि जब 1 लेंगे आप, n=1 लेंगे तो एक ही नंबर मिलेगा। राइट साइड का कितना होगा, 1, 1 + 1 मीन्स 2/2 = 1, तो 1 के लिए तो ट्रू है। अब आप एज्यूम करके चलिए, एज्यूम pk इज ट्रू। इसमें के क्या है, कि कोई भी नंबर है, कि कोई भी नेचुरल नंबर है, ये कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जब भी पी के ट्रू है इसका मतलब क्या होगा, इसमें के क्या है, नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब होगा 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस के = k+1/2। और हमें प्रूफ क्या करना है, pk+1 भी ट्रू होगा। तो pn स्टेटमेंट क्या है, पहले यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, pn स्टेटमेंट का मतलब होता है, यहाँ पे pn का मतलब क्या है, हमारा जो pn स्टेटमेंट है वो क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स इज nn+1/2। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये स्टेटमेंट है, नेचुरल नंबर्स इज nn+1/2। ये मैं अलग से लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है ना P1 की जगह पे ये कहाँ से आया या कुछ भी, अगर डाउट है तो सबसे पहले मैंने P1 कैसे टेस्ट किया, सम ऑफ फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर इज 1 × 1 + 1/2, तो सही निकला मुझे। अब मैं जूम कर रहा हूँ, मान के चलो पी के भी ट्रू है, पी के मतलब सम ऑफ फर्स्ट के नेचुरल नंबर इज k+1/2। प्रूफ क्या करना है मुझे, pk+1 भी ट्रू होगा। तो अब आप क्या कीजिए, ऐड k+1 इन इक्वेशन 1, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। तो जैसे आप ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा, 1 + 2 + डैश 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 प्लस k+1, इतना मिलेगा, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें पता है पहले से इसकी वैल्यू है कि k+1/2, जो शुरू के 1 से k तक है, और एडिशनल क्या जोड़ा है हमने, k+1, इतनी होगी इसकी वैल्यू। इन दोनों में आप बड़ी आसानी से k+1 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो बचेगा क्या, k+1 का 1 बचेगा प्लस k/2 बचेगा। 1 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 = 4 + 2 = 6 + 2 = 8 + 2 = 16 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 +
और इसकी वैल्यू होगी कितनी, k+1 इंटू k+2/2। तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। करेक्ट कैसे हो गया, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर कितना है, n+1/2, इसलिए सम ऑफ फर्स्ट k+1 इंटीजर कितना होना चाहिए था, k+1 मीन्स k+1 हैंस pk+1 इज ट्रू। और इतने से ही हम अब क्या बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। सबके जितने भी नेचुरल नंबर है सबके लिए ट्रू होगा। अब सेट के एक बहुत पावरफुल क्लासिफिकेशन पे बढ़ रहे हैं हम। पावरफुल क्लासिफिकेशन से मेरा मतलब है एनालिसिस, इसके बिना तो बहुत मुश्किल है बहुत रिजल्ट प्रूव करना है, हज़ारों रिजल्ट, चाहे यहाँ के हों चाहे एनालिसिस को आप आगे पढ़ेंगे, आगे जब आप पीजी लेवल पे फंक्शनल एनालिसिस या ये पढ़ेंगे और काफ़ी हद तक लीनियर अलजेब्रा में भी ये रिजल्ट बहुत पावरफुल होते हैं। ये है इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या है, पहले मैं क्विक डेफिनेशन दे देता हूँ। फाइनाइट सेट क्या होते हैं वो आपको पता ही होगा, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो फाइनाइट आपको पता ही होगा, कोई एक एलिमेंट है, दो है, छः है, किसी सेट में कुछ तो एलिमेंट होंगे ना अगर हम गिनना स्टार्ट करेंगे। तो पहली डेफिनेशन ये मान के चलिए आप, एम्प्टी सेट में कितना है, एम्प्टी सेट किसको कहते हैं, फाई को। द एम्प्टी सेट is said to have जीरो एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स को मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप ये शॉर्ट भी याद करते रहिए। सबसे पहले डेफिनेशन है, इस पे हम क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, हम क्या मान के चलेंगे, एम्प्टी सेट में जीरो एलिमेंट होते हैं, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन आप ये मान के चलिए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बी, कोई सेट एस है, ए सेट कैपिटल एस इज said to have n elements, said to have n elements। इसमें n क्या है, where n is some natural number if there exists a bijection फ्रॉम, ये सेट लिख रहा हूँ मैं n और नीचे से सबस्क्रिप्ट n। इस सेट का मतलब होता है 1 2 शुरू के n नेचुरल नंबर ऑन टू s। और एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने इन्वर्स ऑफ ए मैप आपको बताया था, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन बताया था। जो फंक्शन बाइजेक्शन होता है तो आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। अगर एफ ए से बी में बाइजेक्शन है तो एफ बी से ए में भी एफ इन्वर्स होगा, वो बी से ए में बाइजेक्शन होगा। मतलब जब भी कोई बाइजेक्टिव मैप होती है तो दोनों साइड की हो जाती है। फिर अगर ए से बी में एक बाइजेक्टिव मैप है तो एक आपको बी से ए में मिल जाएगी, या पहले आपको बी से ए में कोई बाइजेक्टिव मैप दी हुई है तो फिर एक मैप आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो ए से बी में बाइजेक्शन हो। इसलिए बाइजेक्शन होती है तो दोनों साइड होती है, पर इंजेक्टिव मैप या ऑन टू मैप ऐसी नहीं हो सकती हैं। तो बाइजेक्शन मैप का बेसिकली मतलब क्या है कि दोनों सेट में सेम एलिमेंट हो विजुलाइज करने की अगर हम कोशिश करें तो किसी सेट में एन एलिमेंट कब कहेंगे, जब उसकी इस एन के साथ बाइजेक्शन हो, 1 1 ऑन टू करस्पॉन्डेंस हो। पर यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, इतना करने की ज़रूरत क्या है, एन को डिफाइन करने की ज़रूरत क्या है, सीधे लिख लो ना, जब एस में एन एलिमेंट हो 1 2 3 4 5, तो थोड़ी देर में समझ जाएंगे आप। इस एन की यूज, इस एन का एप्लीकेशन थोड़ी देर में हम देखेंगे, जो भी थ्योरम आएगी वहाँ हम यूज करेंगे। कोई भी सेट फाइनाइट कब कहलाता है, इस सेट कोई भी सेट है, इस सेट
कैपिटल एस is called finite if it is either empty set or it has an element. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख लिया है एलिमेंट्स। इसमें क्या है, फॉर सम, इसमें जो n है वो क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। अब यही क्वेश्चन आ रहा होगा तो ये ऊपर n डिफाइन करने की ज़रूरत क्या थी, थोड़ी देर में देखेंगे हम इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन करते हैं। और फाइनल डेफिनेशन, फाइनाइट सेट तो हो गया, एम्प्टी सेट को हम फाइनाइट कहेंगे, नहीं तो हम उसमें एलिमेंट गिनेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5, कोई नेचुरल नंबर अगर हमें मिल जाता है तो हम उसको फाइनाइट बोलेंगे, और जो फाइनाइट ना हो उसे हम इनफाइनाइट बोलेंगे। ए सेट कैपिटल एस इज कॉल्ड इनफाइनाइट या इन्फिनिट इफ इट इज़ नॉट फाइनाइट। तो किसी सेट में n एलिमेंट होंगे, इतना तो क्लियर है कि उसकी n के साथ बाइजेक्शन होगी, या तो सेट से n में कह दीजिए या n से n में कह दीजिए। मैं एक थ्योरम कह रहा हूँ जो मैं प्रूफ तो नहीं करूँगा, प्रूफ आप लोग कर लीजिए, लेकिन मैं थोड़ा हिंट ज़रूर दूंगा आपको। ये फंडामेंटल रिजल्ट है तो इसलिए, पर कहने एक बार मेंशन तो करना ही होगा इनको भी। मान के चलिए m कोई n से ग्रेटर बड़ा नंबर है, m और n दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन फ्रॉम nn to nm। तो मैंने जैसे आपको विजुअलाइजेशन करने को कहा है, ये थ्योरम आप विजुअलाइज तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल प्रूफ करने की भी कोशिश कीजिए। मैं हिंट दूंगा आपको। विजुअलाइज कैसे की होगी आपने, हमें पता है nn में कितने एलिमेंट होते हैं, nm में कितने एलिमेंट होते हैं, m, और m बड़ा है n से। और बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है, दो सेट में बाइजेक्शन तभी हो सकती है जब दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो, 1 1 और ऑन टू 1 1, मतलब एक की एक इमेज है और हर कोई एलिमेंट किसी न किसी की इमेज है। इसका मतलब दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो यहीं पे लग रहा है nn और nm में कभी भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं हो सकता है। बहुत आसान है, पर आप कर सकते हैं इसको प्रूफ। और एक चीज़ ध्यान में रखिए आप, वो ध्यान हमेशा रखिए आप, अगर आपको बाइजेक्शन प्रूफ करना है, चाहे तो आप nn से nm में कर दो, चाहे nm से nn में कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाइजेक्शन होती है तो दोनों साइड होती है। तो हमें प्रूफ करना है तो आप मान के चलिए कि n पे इंडक्शन कीजिए, हिंट दे रहा हूँ मैं, आप इंडक्शन से कीजिए, इंडक्शन ऑन n, मतलब पहले n = 1 लीजिए आप, पहले आप n = 1 लीजिए। तो अब आप ये देखिए, क्या nm से n1 में एक बाइजेक्शन मैप हो सकती है? तो मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि m क्या है, एक ग्रेटर देन 1 है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट तो 1 होगा। उस 1 की मान के चलो अगर कोई बाइजेक्शन हो गई या कोई भी मैप होगी, g है तो g1 की इमेज किस में होगी, n1 में होगी, लेकिन इसमें तो एक से ज़्यादा है, g2 भी तो है, g2 की क्या इमेज होगी? g2 के लिए आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, तो एकमात्र चॉइस है आपके पास g1 और g2 दोनों को सेम कर दो, नहीं तो फंक्शन होगा नहीं ना। nm के हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, nm में कम एक से ज़्यादा एलिमेंट है, n1 में केवल एक ही एलिमेंट है, और nm के एलिमेंट क्या है, 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 और ऐसे चलते रहेंगे जब तक m नहीं आया, और n1 में केवल 1 ही 1 है। इसका मतलब इसमें जितने एलिमेंट हैं सबकी इमेज 1 ही होगी, मतलब ये 1 1 नहीं है। और ऐसे ही आप मान के चलिए k के लिए ट्रू है तो k+1 के लिए भी ट्रू हो जाएगा, प्रोवाइडेड m > k+1,
प्रूफ करना कुछ मुश्किल नहीं है, वही आइडिया लगा के चाहिए चलिए आप कि बाइजेक्शन होगी तो जो आइडिया मैंने ये लगाया है यही लगाइए आप। फाइनली एक ऐसी स्टेज आएगी कि आपको चॉइस नहीं मिलेगी राइट हैंड साइड वाले सेट में, जिसे कि हम n1 कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर में nk कहेंगे तो फिर nk+1 में भी नहीं होगी, वो आप देख सकते हैं। तो इससे प्रूफ होगा कि Pn ट्रू है फॉर ऑल n, मतलब हमारा स्टेटमेंट हो गया। ऐसे एक और फंडामेंटल रिजल्ट है यूनिकनेस। ये थ्योरम क्यों ज़रूरी थी ये देख लीजिए आप, यूनिकनेस रिजल्ट या यूनिकनेस थ्योरम कह दीजिए, मैं THM लिख रहा हूँ। यूनिकनेस बताती है ये, क्या यूनिकनेस है? इफ़ S इज फाइनाइट, S एक सेट है, इज ए फाइनाइट सेट, मान के चलो कोई भी फाइनाइट सेट ले लो, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट पर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए एलिमेंट्स लिख लेता हूँ इन S इज ए यूनिक नंबर। अभी तक हमने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी कोई थ्योरम कहने की ज़रूरत होगी है, यूनिक नंबर इन n। अभी तक हमने क्या डिफाइन किया था कि कितने एलिमेंट होते हैं S में, हो गया वहीं पे छोड़ दिया। ऐसा होता है मैथ्स में, ऐसी हज़ारों चीज़ होती हैं जो यूनिक नहीं होती हैं, हज़ारों चीज़ होती हैं जो यूनिक नहीं होती हैं। मतलब पहली बार एक तरीके से करोगे तो एक आएगा, दूसरी बार करोगे तो दूसरा आ जाएगा, और आप पढ़ेंगे ऐसी कई चीज़ों को जो यूनिक नहीं होती हैं। पर इस थ्योरम से एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है हमें, फाइनाइट सेट में जो है हम हमेशा मान के चल सकते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट एक ही रहेगा, चाहे आप उसे किसी भी तरीके से गिन लो। तो कैसे प्रूफ करेंगे? मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, पर मैं इसका प्रूफ पूरा दे रहा हूँ आपको। नहीं दे रहा हूँ मतलब मैं सारे स्टेप नहीं लिखूँगा, और दे रहा हूँ मतलब हिंट इतना दे दूँगा कि आप खुद पे खुद कर लोगे। एस फाइनाइट सेट है, इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट है वो डिपेंड करेगा कि इसकी NN के साथ बाइजेक्शन है कि NM के साथ बाइजेक्शन है। यही डिफाइन किया था हमने फाइनाइट सेट में। तो मैंने वहाँ पे बताया भी था आपको कि पर्पज़ क्या है NN को डिफाइन करने का, तो आप देख लीजिए। चलिए जहाँ पे भी क्या था आप देख लीजिए। हाँ ये है, इसमें ये है कि बाइजेक्शन नहीं होती, और इससे ऊपर मैंने NN और NM को डिफाइन किया होगा। अब देखिए मान के चलो कि नहीं है, कि मान के चलो सेट में M एलिमेंट है, तो NN से अगर M एलिमेंट है सेट में तो NM से S में क्या होगी, एक बाइजेक्शन होगी। और मान के चलो इसी में N एलिमेंट भी है, तो इसका मतलब S से NM में कितनी होगी, बाइजेक्शन होगी। मैंने पहले क्या माना? मैंने पहले माना कि इसमें M एलिमेंट है तो NM से S में बाइजेक्शन होगी, क्योंकि मैंने कहा बाइजेक्शन दोनों साइड होती है, NM से S में होगी तो S से NM में भी होगी। दूसरी बात मैंने मान के चलो M और N इक्वल नहीं है और N एलिमेंट भी है इसी सेट में, दूसरे तरीके से गिना होगा या कुछ और किया, तो फिर से एक बाइजेक्शन मिल जाएगी। पर दो बाइजेक्शन का जब आप कंपोजिशन करते हैं तो फिर से बाइजेक्शन ही मिलती है। मतलब एक में बाइजेक्शन यहाँ से यहाँ है, दूसरी यहाँ से यहाँ है, तो आप आसानी से उन दोनों को कंपोज करके एक बाइजेक्शन यहाँ से यहाँ बना सकते हैं। मतलब NM और NN में एक बाइजेक्शन है जो कि हो नहीं सकती है पिछली थ्योरम से। अभी यही तो प्रूव किया हमने कि NM और NN कभी भी क्या होंगे, उनकी कार्डिनलिटी सेम नहीं होती है। कार्डिनलिटी अभी मैं बताऊंगा, डिफाइन करूंगा, पर कार्डिनलिटी का मतलब वही होता है कि कितने एलिमेंट है किसी सेट में। तो अब आप इस थ्योरम को यूज कीजिए और समझ गए होंगे वहाँ पे NN या NM डिफाइन करने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि NN से NM में कभी भी बाइजेक्टिव नहीं होगा। इसमें M बड़ा है, तो जब M ग्रेटर देन N के लिए ट्रू है तो M लेस देन N के लिए भी ट्रू होगी, क्योंकि N को मैं पहले लिखूँ तो M को बाद में लिख के वही स्टेटमेंट रिस्टेट किया जा सकता है। मैं आपको एक दो और थ्योरम बता लेता हूँ जो फंडामेंटल है और आप बड़ी आसानी से इनका प्रूफ देख सकते हैं। रिजल्ट क्या है कि कोई भी इंजेक्शन नहीं होगी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ या पूरा स्टेटमेंट लिख लेता हूँ मैं। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन इंजेक्शन
फ्रॉम नेचुरल नंबर टू एन। इंजेक्शन का आप सीधा सीधा मतलब समझ लीजिए, हर एलिमेंट की एक इमेज होगी, हर एलिमेंट की एक इमेज होगी, हर एलिमेंट की एक इमेज होगी। तो किस में ज़्यादा एलिमेंट होंगे, ये थोड़ा आप सोच के बताइए मुझे। अगर यहाँ से यहाँ तक कैपिटल ए से बी में एक इंजेक्शन है, मतलब पहले की ये इमेज है, दूसरे की इमेज अब ये नहीं हो सकती, कुछ और होगी, और ऐसे तीसरे की कुछ और होगी, पर एक एक हर एलिमेंट की कोई न कोई इमेज ज़रूर होगी। तो आप ये सोच के मुझे बताइए किस एलिमेंट में ज़्यादा, किस वाले सेट में ज़्यादा एलिमेंट होंगे। और सेम चीज़ आप ऑन टू के लिए भी सोचिए, सर्जेक्शन। मान के चलो एफ सर्जेक्टिव है तो किस में ज़्यादा एलिमेंट होंगे, ये आप सोच के बताइए। तो जैसे ही सोचेंगे आप, आपको पता चल जाएगा एन से एन एन में कभी इंजेक्शन हो भी नहीं सकती है। और एक और थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, पर अभी मैं बोल रहा था नेचुरल नंबर होते कितने होंगे, तो पहले से पढ़ रहे हैं हम, इतने होते हैं। कैसे होते हैं ये हमने कभी सोचा नहीं होगा शायद से। जो नेचुरल नंबर होता है, द सेट इज एन इनफाइनाइट सेट। अच्छा कैसे, ये भी तो क्वेश्चन आएगा, क्यों इनफाइनाइट सेट है। इस बात को हम छोड़ लेंगे कि हमने तो बचपन से पढ़ा है ना वो इनफाइनाइट होते हैं, पर कैसे होते हैं ये यहाँ पे मेन क्वेश्चन है। और अगले चैप्टर में तो हम इसको इतना डिटेल में पढ़ेंगे इस कैसे को, कि आप देखेंगे कि वो चीज़ें हम प्रूव करेंगे जो आपको बचपन से मालूम थी पर कभी सोचा नहीं कि क्यों होती हैं। अगर मान के चलो ये फाइनाइट सेट है, अज्यूम कर लीजिए, मान के चलिए फाइनाइट सेट है, तो सीधी सी बात है एन से एन एन में क्या होगी, एक बाइजेक्शन होगी। नेचुरल नंबर से एन एन में एक बाइजेक्शन होगी, क्योंकि फाइनाइट सेट है, एन कोई नेचुरल नंबर है, 8 एलिमेंट, 10 एलिमेंट, 100 एलिमेंट, कोई 100, 200, 400, 600 कुछ एलिमेंट तो होंगे, क्योंकि फाइनाइट सेट है नेचुरल नंबर। और फाइनाइट सेट की मैंने डेफिनेशन यही दी थी, इसीलिए दी थी, एक बाइजेक्शन जरूर होगी। बाइजेक्शन का मतलब क्या होगा, इंजेक्टिव भी है वो, ऑन टू भी है, पर अभी तो हमने यही प्रूफ किया ना, इंजेक्टिव हो ही नहीं सकता। नेचुरल नंबर से एन एन में कभी भी इंजेक्शन नहीं हो सकती है, कोई इंजेक्टिव मैप हो ही नहीं सकती है, यही हमने अभी अभी प्रूफ किया है। इसका मतलब क्या है, जो बाइजेक्शन है वो 1-1 मैप है, ऑन टू भी है पर 1-1 भी तो है, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है पिछले थ्योरम को, इसलिए नेचुरल नंबर कभी भी फाइनाइट नहीं हो सकते हैं। तो नेचुरल नंबर होते हैं इनफाइनाइट। बस अब यहीं से हमारा एनालिसिस का अगला लेक्चर स्टार्ट होगा, जहाँ से हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे। हम इनफाइनाइट सेट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक आएंगे काउंटेबल सेट, एक आएंगे अनकाउंटेबल सेट। और फिर हम देखेंगे काउंटेबल सेट दिखते कैसे हैं, अनकाउंटेबल कैसे दिखते हैं, और इन दोनों सेट्स का लगभग एनालिसिस में सब जगह यूज होता है। तो ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।